नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं रात 11 बजे का खास बुलेटिन सिटी लाइट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो लोगों से जुड़ी हुई है, आम जन से जुड़ी हुई है। कहते हैं परिवार में अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है और कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो हमारा है वो दवाइयों पर खर्च होता है। ऐसे में जो लोग हैं वो सस्ती और जेनरिक दवाइयों के प्रति आजकल जागरूक हो रहे हैं, सजगता बढ़ी है। इसके साथ ही एनएमसी ने भी देश के सभी डॉक्टरों को अब जेनरिक दवा लिखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब इस पर घमासान मचा हुआ है। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। इसको लेकर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी पर्ची पर जेनेरिक मेडिसिन की बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखना पसंद करते हैं। इस पूरे मामले पर जब IBC 24 ने जायजा लिया, खंगाला इस मामले को, तो पाया कि मेकाहारा और DKS जैसे बड़े और राज्य के जो सरकारी अस्पताल है यहाँ के भी डॉक्टर ज्यादातर दवाएं जो है वो ब्रांड नेम से ही लिखते हैं। उधर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पत्र जारी कर एनएमसी की गाइडलाइन पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि पहले जेनेरिक दवा की गुणवत्ता तय करने का सिस्टम बने। बाजार में ब्रांडेड दवा होंगी ही नहीं तो डॉक्टर लिखेंगे भी नहीं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों को राहत मिलने के लिए जो जेनेरिक दवाओं की शुरुआत की जा रही थी, एक तरह का ऐसा रसायन होता है जो आपको कम कीमत पर सेम फॉर्मूले के साथ मिलता है। लेकिन अब जब डॉक्टर ही इसके विरोध में है तो क्या कुछ आगे होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये वॉक थ्रू देखिए। लेकिन जेनरिक दवाइयाँ किस प्रकार लिखी जाएंगी, ब्रांडेड दवाइयों का क्या होगा। ब्रांडेड दवाइयों की उपलब्धता बाज़ार में है जो अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती हैं। यदि इनका उत्पादन होता रहेगा तो डॉक्टर्स किस प्रकार जेनरिक दवाइयों को तरजीह देंगे, ये भी एक बड़ी पॉलिसी की बात है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जनजातीय आयोग ने आदिवासियों से धोखाधड़ी और जबरन वसूली के एक मामले में एक बड़े रैकेट पर कार्रवाई की। दरअसल ये रैकेट किसी समिति या स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के नाम पर आदिवासियों से ब्लैक चेक ले लेता था और फिर उस पर भारी भरकम रकम डालकर उन्हें बाउंस करवाता था और रकम की वसूली न होने पर उनकी जमीन को 30 से 40 सालों के लिए लीज पर ले लिया करता था। मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाया, जहां आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने शासन को पत्र लिखा है और जमीन लीज पर लेने या आदिवासियों से वसूली के सारे मामलों की जांच कराने की बात कही है। एक रैकेट की तरह उस जिले में, उस आसपास के जिलों में काम करता है। किसी आदिवासी से चेक लेकर के और उसको बाउंस कराना और बाउंस कराने के बाद उनकी जो बहुमूल्य जो ज़मीन है उस पर लिखा पढ़ी करा करके लीज के माध्यम से उस जमीन को हथियाना। और आजकल ट्रेनों में चोरी के मामले तेजी से बढ़े। ऐसा ही मामला इंदौर के अहिल्या नगरी एक्सप्रेस में हुआ था, जहां लाखों की चोरी हुई थी। हालांकि इसके आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई लाखों रुपए की कीमत की लीवर जांच करने वाली मशीन जब्त की गई है। नागपुर के रहने वाले एक शख्स ने इंदौर GRP में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की। इस दौरान पुलिस को 2 लोग एक ट्रॉली बैग को स्कूटी पर ले जाते हुए दिखाई दी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मशीन ये यहाँ हॉस्पिटल में ले आकर के महीने में 2 बार ये चेक करने, खुद ही टेक्नीशियन है ये जो आते हैं, ही हिमसेल्फ वो स्कैन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ इंदौर में ट्रॉली बैग उठाते हैं, बस उन्हें इतना पता है क्योंकि अभी डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया था। ये ट्रॉली बैग उनके ऊपर ये दोनों नहीं पकड़ाए गए हैं, ये जो तथाकथित अपने आप को पति पत्नी बता रहे हैं, पर जो बाकी 2 लड़के हैं उनका जो है पुराना अपराध है। सरहदी जिला होने की वजह से सरगुजा में दूसरे राज्यों से आकर बसने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन ना तो इसका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है और ना ही किराए पर मकान देने वाले मकान मालिकों के पास। यही कारण है कि अपराधी बाहरी राज्यों से आते हैं और
क्राइम कर फरार हो जाते हैं। अंबिकापुर शहर समेत जिले भर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर सरगुजा पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस दूसरे राज्यों से आकर सरगुजा में रहने वाले लोगों और किराएदारों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। आज ही जांच के दौरान करीब 50 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर कंट्रोल रूम बुलाया गया और उनकी जांच पड़ताल की गई। जितने भी बाहर से अन्य राज्यों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर सरगुजा में रह रहे हैं, उनका विशेष रूप से एक जांच पड़ताल की गई है। ऐसे संदिग्धों को लगभग 50 से अधिक ऐसे संदिग्ध हैं जो दूसरे राज्य से आए थे और जिन्होंने अपनी सूचना यहाँ दर्ज नहीं कराई थी या थाने में नहीं दी थी। उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ के निवासी हैं और उनका कोई पूर्व में अपराध तो दर्ज नहीं है। रायगढ़ में सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने नगर निगम ने मल्टी स्टोरी पार्किंग की योजना बनाई थी, लेकिन 4 साल बाद भी ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। योजना के लिए नगर निगम को सरकार से 2 करोड़ की राशि की मंजूरी भी मिली, बावजूद इसके नगर निगम अब तक योजना को धरातल पर उतार नहीं पाया। दरअसल नगर निगम को मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए शहर में खाली जमीन नहीं मिल रही है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार शहर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जहां निगम के पूर्व सभापति सुभाष पांडे ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर सरकार ने खाली जमीनों को 152% दर पर माफियाओं को नीलाम कर दिया, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं के लिए भी जमीन का टूटा है। तो वहीं महापौर ने जमीन की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल आज दुर्ग पहुंचे, जो कि उनका गृह जिला है। शहरवासियों को उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री बघेल तालपुरी स्थित जैव विविधता पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने नगर वन का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्यालय भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही राजेंद्र पार्क चौक में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और शहीद वीर नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। देवी चौबे जी की स्मृति में वसुंधरा सम्मान का आयोजन हुआ। मूर्ति का अनावरण हमारी देवी चौबे का और काले का उद्घाटन और उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति का लोकार्पण और अभी बहुत ही भव्य आदमकद प्रतिमा मोतीलाल वोरा जी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान व्यक्ति के मूर्ति का अनावरण करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। देश भर में 21 मंदिर कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा जिनमें से 11 कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर को बनाने में करीब 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर अब ग्वालियर में द्वारिकाधीश लोक बनाने की तैयारी है। थाटीपुर में 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन पर 125 साल पुराने द्वारिकाधीश मंदिर को 101 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। ये राशि दान से इकट्ठा की गई है। इस मंदिर का डिजाइन अहमदाबाद के आर्किटेक्ट फर्म ने तैयार किया है। इसका शिलान्यास इसी साल दशहरा या फिर दीपावली के बाद होगा। मंदिर निर्माण में 2 साल अभी लगने वाले हैं और दावा किया जा रहा है कि 2 साल में इस मंदिर को पूरा कर लिया जाएगा। देश में सबसे ज्यादा धार्मिक कॉरिडोर और लोक बनाने का जो काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में अब निजी लोग यानी कि ट्रस्ट के लोग दान के पैसों से लोक तैयार कर रहे हैं और वो भी 101 करोड़ रुपए का। लगभग 1 लाख से ज्यादा वर्ग फीट जमीन है यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर का, यहाँ पर जो लोक बनाया जाएगा। और इसको जो बनाने वाले लोग हैं वो ट्रस्ट के लोग हैं। उनके का क्या कंसेप्ट है, किस तरह से उनकी सोच है, वो पहले समझ लेते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का एक कंसेप्ट आपके मन में आया कि एक मंदिर है, रियासतकालीन मंदिर है, उसको कैसे लोक में तब्दील किया जाए, ये विचार कैसे आया और फिर लोगों की सहभागिता कैसे हो रही है इसमें? देखिए, ये भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर 125 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। प्लान एक द्वारकानाथ लोक बनाने का प्लान है। जिस तरह महाकाल लोक का निर्माण हो रहा है उसी तर्ज पर हम जो है द्वारकानाथ लोक को भी यहाँ भव्य एक द्वारकानाथ लोक बना रहे हैं। किस तरह से आपने लोगों से चंदा है वो इकट्ठा किया, फिर उसके बाद ये प्लान बनाया, कितनी बड़ी राशि है और किस तरह कब तक का कुछ समय तय कर रहे हैं आप लोग? हमने किसी प्रकार का किसी से चंदा नहीं मांगा और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं पारस जैन जी, उनके ही मन में एक विचार आया कि इसको मंदिर को एक भव्य बनाना चाहिए। श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, लोग बन रहा है आपके यहाँ पर,
कितना उत्साह है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत उत्साह है, सब पूरी समिति इस चीज़ की व्यवस्था के लिए लगी हुई है। तो दिखा देता हूँ मैं, ये कैंपस है जिसको तैयार किया जा रहा है। ये अभी से देख सकते हैं कि आप, ये एक बड़ा कैंपस है, इसको तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि 1 लाख वर्ग फीट में यहाँ पर जो द्वारकाधीश है लोक वो तैयार किया जाए। ये 101 करोड़ रुपए रहेगी और उसको लेकर यहाँ की जो समिति है उसने ये कदम उठाया है। अब दशहरे की बात की जा रही है कि दशहरे में भूमि पूजन होगा और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब देखना यही है कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो सरकारें काम करती हैं वो काम अब निजी लोग मंदिर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कॉरिडोर लोग बनाने के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और अगली खबर पन्ना से है, जहां खूंखार तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों को मुक्ति मिल गई है। दरअसल पन्ना के इचोलिया गांव में एक ग्रामीण महेंद्र सिंह के कच्चे घर में अचानक तेंदुआ घुस आया और घर के अंदर लकड़ियों के ढेर में छिप गया। तेंदुए के आने से घर के सदस्यों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। लोग दूर तक भागे। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पन्ना टाइगर रिजर्व और उत्तर वन मंडल की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बता दें कि तेंदुआ पिछले 15 दिन से गांव के आसपास घूम रहा था, जिसके चलते क्षेत्र के लोग काफी दहशत में थे, परेशान थे और रत जगह करने को भी मजबूर हो गए थे। और कल स्वतंत्रता दिवस है और इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश के शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल की तिरंगा यात्रा में सीएम शिवराज शामिल हुए। बीजेपी ने कोलार में भी यात्रा निकाली, तो वहीं जबलपुर स्थित नर्मदा नदी में अनोखी तिरंगा यात्रा देखी गई। इंदौर के शासकीय स्कूल के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो उधर ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अगुवाई में यात्रा निकाली गई, जिसके साथ हजारों की संख्या में लोग ग्वालियर शहर की सड़कों पर निकले। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर से, जहां देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। और स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जिस तरीके से देशभक्ति का, जज्बे का माहौल है, सेना के शौर्य को, साहस को सलाम किया जा रहा है। यही तिरंगा हाथ में लेके हमारे अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने खून की अंतिम बूंद देके भारत माता को आजाद करवाया था। आज ऐसे सभी अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ भी आज़ादी के रंग में रंगा हुआ आज नजर आया। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ सीआरपीएफ ने तिरंगा रैली निकाली। 65 बटालियन के अफसर और जवानों ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। लोगों ने गर्मजोशी के साथ जवानों का स्वागत किया। ये यात्रा मरीन ड्राइव पहुंची, जहां जवानों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस भी किया। रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली में विधायक विकास उपाध्याय के साथ बड़ी ही संख्या में छात्र छात्राएं और आमजन भी शामिल हुए। वहीं राजिम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सामाजिक संगठन पिपला फाउंडेशन ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। तो वहीं राजनाथ गांव में भी स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी ही संख्या में छात्र छात्राओं और आमजनों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी ने रायपुर के गुड़ियाड़ी स्थित भारत माता चौक में भारत माता की विधि विधान से आरती की। 50 पंडितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार कर भारत माता की आरती की गई और इसके बाद भव्य आतिशबाजी हुई। इसमें महिला, बच्चों समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुड़ियारे स्थित जो भारत माता चौक है, वहां पर भारत माता की आरती यहां पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि 50 से अधिक जो पंडित हैं वो मंत्र उच्चारण करके भारत माता की आरती यहां पर गाए हैं और बड़ा खूबसूरत सा यहां माहौल है, देशभक्ति पूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है। चारों साइड तिरंगा भी लहरा रहा है और मंत्रोच्चारण कर 50 से अधिक पंडितों ने ये महाआरती यहां पर की। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत ढंग से भारत माता चौक को सजाया गया है, खूबसूरत लाइटिंग यहां पर की गई है।
और खूबसूरत आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। और एक माहौल, देशभक्ति पूर्ण माहौल जो है स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले गुड़ियारी इलाके में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों का उत्साह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर एक विशाल तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी और स्कूली बच्चों द्वारा 1 किलोमीटर से अधिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो एक बड़ा देशभक्तिपूर्ण माहौल जो है ये गुड़ियारी चौक में यहाँ पे नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि खूबसूरत आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है और इस चौक को भी बड़ा खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। आप देख रहे हैं आकाश में भी खूबसूरत आतिशबाजी की जा रही है और लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर एक देशभक्ति का प्रोग्राम भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो 14 अगस्त के मतलब स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पूरे रायपुर की अगर बात करें तो एक बेहद आकर्षक माहौल यहाँ पर बन चुका है। कैमरामैन नगरन नारकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को भव्य लाइटिंग से सजाया गया है। रात में ये नज़ारा और भी बेहद खूबसूरत दिख रहा है। एयरपोर्ट में तिरंगे के रूप में की गई लाइटिंग और डेकोरेशन लोगों को आकर्षित कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये पूरी सजावट की गई है। पिछले कुछ सालों से खास मौक़ों पर एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से इस तरह की रोशनी की जाती है जिससे रायपुर एयरपोर्ट की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है, जो कि आप इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह पूरा देश आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है और इससे एक दिन पूर्व यानी आज़ादी की पूर्व संध्या पर चारों तरफ रोशनी की गई है, साज सज्जा की गई है। ऐसे में एयरपोर्ट कैसे पीछे रहता। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इतने सुंदर तरीके से एयरपोर्ट पर सजावट की है जिसे देखकर लोग स्वतः ही आकर्षित हो रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी दुल्हन की तरह सजी हुई है। सभी सरकारी अर्धशासकीय भवनों के साथ ही शहर के पुलिस स्टेशनों की इमारतों पर भी लाइटिंग की गई है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कलेक्ट्रेट से लेकर SP ऑफिस, रेरा का ऑफिस, कोतवाली समेत घड़ी चौक और छत्तीसगढ़ महतारी चौक पर भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से लाइटिंग की गई है। IBC 24 संवाददाता तहसीन जैदी ने सजाई गई सभी जगहों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से कल मनाया जाएगा। उससे पूर्व संध्या पर अगर बात करें तो पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी शासकीय जो भवन हैं उसके अलावा जो अर्धशासकीय भवन हैं उनको दुल्हन की तरह सजाया गया है। SP ऑफिस, कलेक्ट्रेट, जो सभी जो बैंक हैं उसके अलावा अगर बात करें तो ये नज़ारा जो है ये रायपुर के कोतवाली चौक का है, जहाँ की ये जो कोतवाली है वहाँ का ये नज़ारा है और ये इसको भी बड़े दुल्हन की तरह सजाया गया है। और जो अगर बात करें तो मुख्य आयोजन जो है कल पुलिस परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य समारोह जो है राजधानी रायपुर में मनाया जाएगा हर्षोल्लास से। और IBC 24 भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी इमारतें तिरंगे से रोशन और सराबोर हैं। इसकी सजावट देखते ही बनती है। राजधानी स्थित वल्लभ भवन, विधानसभा भवन, राजभवन समेत विंध्याचल और सतपुड़ा भवन की इमारतों को खास तरीके से सजाया गया। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और उसके बाद से ही लगातार इस दिन कहीं ना कहीं देश भर में तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तमाम सारे जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग्स को सजाया जाता है और देशभक्ति की भावना युवा पीढ़ी में देखने को मिले उसको भी लेकर तमाम सारे प्रयास जो हैं वो सत्ता और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से किए जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए 15 अगस्त है और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकारी इमारतें सजाई गई हैं राजधानी भोपाल की, चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा का भवन हो, चाहे हम वल्लभ भवन की बात करें जो कहीं ना कहीं तमाम सारे अधिकारियों, तमाम सारे जो
ब्यूरोक्रेसी जो वहाँ पर बैठती है। इसके साथ में अगर राजभवन की बात की जाए तो तमाम सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से सजाई गई हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप लोगों को अपनी ओर खींचती हुई नजर आती हैं। और तमाम सारे प्रयास देश भर में देश की आज़ादी के महोत्सव के लिए किए जाते हैं। और जब पूर्व संध्या पर ये जो साज सज्जा की जाती है तो इससे कहीं ना कहीं मन प्रसन्न भी आम लोगों का होता है और जिस तरीके से जो आज़ादी मिली थी उस आज़ादी के महत्व को भी लोग समझ पाते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। सूरजपुर के भैया थान निवासी कमलेश कुमार लगभग पिछले 45 सालों से अपने बड़े पिता बाबू परमानंद को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र राज्य सरकार से फरियाद लगा रहे हैं। एक तरफ जहां देश आज़ादी का जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ शहीद का दर्जा दिलाने के लिए एक शख्स जुटा हुआ है। दरअसल उनके बड़े पिता बाबू परमानंद सन 1939 में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए हैदराबाद में अंग्रेजों के हाथों शहीद हो गए थे। मामले पर जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी कर ली गई है। जांच रिपोर्ट में हैदराबाद के जेल से रिकॉर्ड से लेकर अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। आज़ादी के लिए वंदे मातरम के नारा से वो आगे बढ़े। वो हैदराबाद गए, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद जेल में ही वीरगति को 1 अप्रैल 1939 को प्राप्त हुई। प्रशासन कहीं से कोई हमको न इस प्रकार का दर्जा प्राप्त हुआ है, शहीदों की सूची में नाम भी नहीं है। और सनी देओल की फिल्म गदर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कलेक्शन कर रही है। इसके साथ उन्होंने शानदार ओपनिंग की है। फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में अब तक 135 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है और सनी देओल ने भी जमकर प्यार लुटाने के लिए अपने सभी दर्शकों का आभार जताया है। पापे मैं भी जाऊंगा। ऐत की तू जाएगा तो अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नीचे अंदर कुछ टूट फोड़ रहे हैं। आप लोगों ने एक्चुअली जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है। सनी जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं। पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा दिया लेट्स लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। जिंदाबाद है, था रहेगा। बी प्राउड, कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। And that's a reality, and that's what लोग जुड़ रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, because they can see that character, they can see all that thing happening over there, and they're loving it, And my promise to all my fans, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा। और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। सावन के पावन महीने में पंडित प्रदीप मिश्रा की दतिया में चल रही श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा का समापन हुआ। कथा सुनने के लिए अंतिम दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथास्थल पर पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 5 दिन तक कथा वाचन किया। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन शहर का माहौल महाकुंभ के जैसा लग रहा था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की जनता और पंडित प्रदीप मिश्रा का आभार भी प्रकट किया। इस दौरान गृह मंत्री भावुक होते भी नजर आए। सारी समस्या का है
नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके लिए इतना ही कहूँगा कि जब सनातन धर्म को नीचे दिखाने का लोगों ने प्रयास किया है, तब उन्होंने अपनी कुर्सी का सदुपयोग किया और आप ऐसी ही कुर्सी पर बैठकर हमारे सनातन धर्म को बुलंदी करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। महाराज जी को जो आस्था चैनल पर श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको यहीं से हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं उन सबको भी आभार व्यक्त करता हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सहयोगियों। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे। ऐसे में मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने पर धमकाने के बीजेपी उपाध्यक्ष आलोक शर्मा का बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने बीजेपी और इसके नेताओं पर हमला तेज कर दिया है। अब इस विवाद में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आप ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आलोक शर्मा की शिकायत करते हुए मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाने पर कार्रवाई की मांग की है। आपके प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी लंबे समय से शासन कर रही है और उनके शासनकाल की झलक पार्टी के नेताओं के तेवर में देखने को मिलती है। जिस तरह से बीजेपी के नेता आलोक शर्मा मुस्लिम मतदाताओं को वोट न करने की धमकी दे रहे हैं, उससे मतदाताओं की संख्या कम होने की संभावना है। जबकि निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अलग अलग तरीके से अभियान चला रहा है। हमारी मांग है कि आलोक शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी आपकी शिकायत को सही बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिसको जनता ने, मुस्लिमों ने भी, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, सबने वोट दे करके इनको महापौर बनाया था, ये बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम वोट मत डालना। तो आम आदमी पार्टी ने आज निर्वाचन आयोग के समक्ष जाकर के शिकायत की है। सीधे सीधे एक धर्म का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि तुम लोग वोट देने मत जाओ। इस तरीके की धमकी यदि कोई देता है तो क्या निर्वाचन आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस बात को लेकर के भी एक FIR होनी चाहिए। तो ये मांग सही है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। क्यों उनके उपाध्यक्ष को बचा रही है भाजपा? मतदाता नाम जुड़वाएंगे, उनको गदर मूवी हम लोग साथ में दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास जब हम एक तरफ कर रहे हैं तो मतदाताओं को क्यों पीछे लगेंगे या क्यों धकेलेंगे? हमारा सब वैसे नहीं है। हम लोग एक बात जानते हैं कि जितना ज्यादा मतदान होगा उतने ज्यादा प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। नमस्कार।